जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियर मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है हमारी और उसमें टॉपिक जो चल रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन में प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने ये देखा था कि उसका सोल्यूशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना देख लिया था। जब लेफ्ट राइट साइड में हम क्या कर देते हैं जीरो और d को m से रिप्लेस करके रूट निकाल लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट ही हमें ये बताते हैं कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होगा। ठीक, अब हम चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि अगर उस नेचर का राइट साइड हुआ फंक्शन हुआ जिसको आप r कहते हैं, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल या इक्वेशन कैसे निकलेंगी, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो केस फर्स्ट आज हम डिस्कस करते हैं। केस वन डाल दीजिए हेडिंग। केस वन ये कहता है कि हमारी आइडियल सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होती है। कुछ ऐसी, ठीक। ये जब r को जीरो कर देते हैं तो ये इक्वेशन देती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। ठीक, अब केस फर्स्ट हम देखते हैं। जब हमारा r e की पावर ax इस फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है। ठीक, चीजें वही हैं। d बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे, d। इसका मतलब ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो 1 बाई डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑपरेटर हो जाएगा। ये आपको बता चुके हैं। जरा यहां से इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो कर देंगे और डी की जगह एम लिख देंगे। तो एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। यहां से जो रूट मिलेंगे वो बनाएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर मैं इस पूरे को फंक्शन ऑफ डी लिखूं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी क्या है, यही है, ये जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है। बस आपको राइट साइड में जीरो नहीं रखना है, केवल और केवल ये टर्म लेना है बस। तो जब e की पावर ax है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, d की जगह a रख दीजिएगा, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हम केस पढ़ रहे हैं। अगर जब हमारा r की साइड राइट साइड केवल e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे। साइन हो गया, कास हो गया या एक्स स्क्वायर हो गया, तब हम ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक केस में ये फॉर्म पढ़ा है कि जब e की पावर ax हो तो d की जगह क्या रख देना है, a। अब अगर ये टर्म जीरो हो गया, यहीं पर लिख लेते हैं, इफ एफ ए इज जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो क्या करते हैं, पी कैसे निकालते हैं, तब पी निकालेंगे, x का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पहले, फिर इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर a पुट कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, x का मल्टीप्लाई पहले करना है, फिर ये ऑपरेटर लगाना है, फिर e की पावर ax होगा जो यहां पर लिखा है। अगर ये भी जीरो हो गया, इफ f डैश a इज जीरो, तो फिर से वही काम करना है, x का दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर दो बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर d की जगह a रखना है, फिर ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि ये नॉन जीरो ना हो जाए। अगर ये नॉन जीरो यहीं पर हो गया तो ये प्रोसेस खत्म। प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही तभी जब ये डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो हो, तभी हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक, जिसके रिस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएशन है उसी का यहां पर मल्टीप्लाई करना है। अगर t के रिस्पेक्ट में हुआ तो यहां पर t का मल्टीप्लाई करेंगे, t की ये इक्वेशन बनेगी d की बजाय। बात समझ में आ गई?
ठीक, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस का क्या मतलब है कि जब राइट साइड में आपका आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तभी इस फार्मूले को लगाएंगे। CF निकालने का फार्मूला हम जान चुके हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं, जब राइट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है वो हमने देखा। सिंपल सी बात है, डी की जगह क्या रख देना है, ए। ठीक, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² + 6m + 9 = 0, यही बनेगी। यहां से क्या मिला, m + 3 का होल स्क्वायर = 0। इसका मतलब कि m की वैल्यू 2 मिली। एक -3 -3 रिपीटेड है। अगर रिपीटेड है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, इधर लिखते हैं c1 e⁻³ -3x + x c2 e⁻³ ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 5 e⁻³ डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ d क्या है, वहां पर देखिए d² + 6d + 9। d की वैल्यू 3 रखिए क्योंकि a क्या है 3, यहां पर 3 रख दीजिए। तो क्या मिला, 5 e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर + 6 × 3 + 9। क्या मिला, 5 e⁻³ डिवाइडेड बाई 9 + 9 18, 18 + 18 36। तो सोल्यूशन क्या मिला, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन + PI। ऐड कर दीजिएगा यहां पर, वही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। d²y/dx² -6 dy/dx + 9y = 6 e⁻³ + 7 e⁻²x -log 2। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² - 6m + 9 = 0। ये क्या मिलेगा, m - 3 का होल स्क्वायर = 0। तो m की वैल्यू 2 मिली, 3 और 3। ठीक, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखिए, c1 e⁻³ + x c2 e⁻³x। ये क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल में 3 टर्म है और तीनों में से ये है एक्सपोनेंशियल टर्म, ये है एक्सपोनेंशियल टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म। तो इसको एक्सपोनेंशियल टर्म ऐसे बना देंगे। ठीक, चलिए अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। d² - 3d + 9। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, 6 e⁻³ डिवाइडेड बाई d² - 6d + 9 + 7 e⁻²x d² - 6d + 9 माइनस log 2 e⁻0x डिवाइडेड बाई d² - 6d + 9। अगर मैं d की वैल्यू 3 यहां पर रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 0। और मैंने बताया था कि जब ये 0 बने तो क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, फिर इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 2d - 6 किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में, फिर e⁻3x + 7। यहां पर -2 रखने पर 0 नहीं बनेगा, रख दीजिए। तो -2 का स्क्वायर -6 -2 + 9। यही करते हैं ना, e⁻ax में d की जगह a रख देते हैं। ठीक, वही हमने रख दिया। -log 2 d की जगह 0 रख दीजिए तो आ जाएगा 9। फिर यहां पर देखिए
यहां पर रखेंगे तो फिर 0 बना, तो फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? डी के रिस्पेक्ट में। ये कितना हो गया? 4 प्लस 12 16, 16 और प्लस 9 25। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 3x² e की पावर 3x प्लस 7 e की पावर -2x प्लस 25 माइनस log 2 डिवाइडेड बाई 9। ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों को यहां पर जाकर के ऐड करके लिख दीजिएगा तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा y का। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। चीजें आसान तभी तक हैं जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चीजें आपको टफ लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनी? d की जगह m रखिए तो m² प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या मिला? m² प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 प्लस 2 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 2 मिली, एक -2 एक -3, दोनों रियल एंड डिफरेंट हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -3x। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल देख लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या है? e की पावर x डिवाइडेड बाई d² प्लस 5d प्लस 6। a की जगह 1 है, 1 यहां पर रख दीजिए। 1 प्लस 5 प्लस 6 तो क्या आ जाएगा? e की पावर x बाई 12। इन दोनों को यहां पर जाकर के ऐड कर दीजिएगा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट सीधा सीधा है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए यहां पर भी देख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले लिखते हैं। m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए, m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, m माइनस 2। तो यहां से दो रूट मिले, 1 एंड 2। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा e की c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। पहले वाले में c1 c2 लिखे हैं ना? हाँ जी, अगर ना लिखे हो तो एक बार याद करके लिख लीजिएगा। CF का रूल मैंने आपको बता दिया है, CF का रूल चेंज नहीं होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। e की पावर 3x डिवाइडेड बाई d² माइनस 3d प्लस 2। a की जगह क्या है? 3 रख दीजिए यहां पर। तो e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 9 तो क्या आ जाएगा? e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 2। ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? CF प्लस PI। CF लिखा है प्लस करके, ये लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? d³ प्लस 2d² माइनस d माइनस 2y इज इक्वल टू e की पावर x। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, d की जगह m लिख दीजिए। आप d से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से क्या कर लीजिए? m² कॉमन ले लीजिए, तो m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, m प्लस 2। तो m प्लस 2 यहां पर हमें डायरेक्ट मिल गया, इस वजह से हमने फैक्टराइजेशन नहीं किया। a² माइनस b² का फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी। हमें m की 3 वैल्यू मिली, एक मिली 1, दूसरी मिली -1 और तीसरी मिली -2। 3 है, तीनों अलग अलग हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x
प्लस C3 e की पावर -2x। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब आप चलिए कहां पर, पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल पर समझ में आ रहा होगा कि e की पावर x है और डिवाइडेड बाई डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। यहां पर रूट क्या है इसका 1, और यहां पर भी 1 1 जब भी यहां पर रखेंगे जीरो बना देगा। अगर जीरो बनाता है तो मैंने आपको रूल बताया है क्या, पहले x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 1/3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1। अब a की d की जगह a रख करके देखिए, 1 रख करके देखिए, तो क्या आ रहा है, x e की पावर x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 माइनस 1। तो आ जाएगा x e की पावर x बाई 6। ये आपको क्या मिला, पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF प्लस PI ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर दिक्कत हो रही हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में एक फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और cos हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स से डरना नहीं है, इसको क्या लिख देना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदल जाएगा, और जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदला, एक में a की वैल्यू है 1, एक में एक वैल्यू है -1। ठीक, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिली, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो m इज इक्वल टू मिला -2 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2। क्या मिला, -2 प्लस माइनस आयोटा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिलेगा -1 प्लस माइनस आयोटा। ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा ऐसे लिखा है, तो CF क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फा एक्स माइनस एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। बीटा की वैल्यू है 1। ये तो मिला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये मिला, तो PI हम निकाल लेंगे। PI देखिए 1/2 e की पावर x डिवाइडेड बाई, क्या लिखा है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 प्लस, सॉरी माइनस, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर देखिए माइनस लगा है, माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 1/2। d की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस e की पावर माइनस एक्स, डी की वैल्यू 1 पुट कीजिए, वो -1, तो -1 का स्क्वायर -2 प्लस 2। तो क्या मिला, 1/2 e की पावर x बाई 5 माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 1। ठीक, ये वाली वैल्यू वहां पर जाकर के सम करके ऐड करके लिख दीजिए, तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा CF प्लस PI। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चीजों को घबराना नहीं है, चीजों को देखकर। ये साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें कॉस हाइपरबोलिक x ऑलरेडी आ गया, तो इसको क्या लिख देंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2
और यहाँ पर 2 लिखा है पहले से -2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर x प्लस ई की पावर -x। ठीक, चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या बताएंगे, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर वैल्यू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाइए, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो m इज इक्वल टू मिलेगा -4 प्लस -4 अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई 2। तो मिलेगा -4 प्लस माइनस आयोटा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो m इज इक्वल टू मिला -2 प्लस माइनस आयोटा। अगर ऐसा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर -2x c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला। ठीक, चलिए पीआई देखते हैं। पीआई में माइनस पहले से ही लगा है, e की पावर x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 प्लस e की पावर -x डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5। d की जगह 1 लिख दीजिए क्योंकि a की वैल्यू है 1 और यहाँ पर है a की वैल्यू -1। तो क्या आया, माइनस e की पावर x 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस e की पावर -x -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 प्लस 5। तो क्या आया, माइनस e की पावर x बाई 10 प्लस e की पावर -x बाई 2। ये आपका पीआई है। और CF प्लस पीआई, CF में पीआई को ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई। चीजें बहुत क्लियर हैं, लेकिन तभी तक जब आपको मेथड पता हो। अगर आपको मेथड नहीं पता फिर चीजें आपके लिए टफ होती चली जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट बनाइए, m क्यूब -2m स्क्वायर -5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से साफ साफ देखकर नजर आ रहा है कि 5 और 2 7। अगर मैं m की वैल्यू 1 रख देता हूं तो इसका मतलब कि इक्वेशन 0 बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि m-1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, और m-1 इसका एक फैक्टर है। तो m-1 लिख दीजिए, मैंने आपको बताया है। फिर अलग अलग टर्म मैच कराते चलिए। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, m क्यूब। ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, m-1 से इस इक्वेशन को भाग दे रहे हैं, बस सिंपल सा ये मतलब है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब, और यहाँ पर क्या है 1। तो यहाँ पर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बना, m क्यूब मिल गया। क्या फिर क्या हो गया, -m स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, -2m स्क्वायर। तो यहाँ पर -m स्क्वायर यहाँ से मिला, -m स्क्वायर यहाँ से मिला, तो -2m स्क्वायर हो गया। फिर क्या आएगा, प्लस m। यहाँ पर क्या है, -5m, तो -6m-1। -6m में से प्लस m ऐड होगा तो -5m होगा, और -6 और -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m-1 कॉमन ले लीजिए, तो m स्क्वायर -m-6 इज इक्वल टू 0। m-1 इसके फैक्टर कीजिए, m स्क्वायर -3m प्लस 2m -6 इज इक्वल टू 0। m-1 ऑलरेडी है, m-3 -2 m-3। तो हमारे पास फैक्टर जो मिला m-1 m-2 एंड m-3। तो m के क्या वैल्यू मिली, 3 वैल्यू मिली, 1 2 3। तो CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी CF का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तीनों अगर रूट रियल एंड डिफरेंट हैं तो इस फॉर्म में
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है। अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल पर पी आई ई की पावर 3x डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अगर हम d की वैल्यू 3 यहां पर रखेंगे तो 0 बन जाएगा। हमने कैसे जाना? क्योंकि यहां पर 3 इसका एक रूट है। ठीक, तो इसका मतलब क्या कर देते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं x का मल्टीप्लाई करके। d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5 e की पावर 3x। अब जरा रख करके देखते हैं, 0 आता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27। तो x e की पावर 3x डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12 माइनस 5, 12 5 17, 27 में से 17 माइनस हुआ तो बचेगा 10। ये आपका पी आई हुआ। सी एफ आपको पता है, पी आई इसमें जाकर ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया y। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए सीधे की सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। m क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से साफ साफ देख करके क्या नजर आ रहा है कि अगर मैं m इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं तो ये इक्वेशन 0 बन जाएगी। मतलब m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा? m क्यूब माइनस एम स्क्वायर मिल रहा है। अच्छा, ऐसे भी आ जाएगा, दिख रहा है क्या? m स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म से, तो क्या मिला? m माइनस 1। यहां से 4 कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 1। तो क्या मिला? m स्क्वायर प्लस 4 और फिर मिला m माइनस 1। m स्क्वायर प्लस 4 को, तो m के दो रूट मिले, एक 1 दूसरा मिला। m स्क्वायर प्लस 4 को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट माइनस 4, मतलब क्या? प्लस माइनस 2i। तो दो रूट कॉम्प्लेक्स हैं और एक रूट रियल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना? c1 e की पावर x प्लस e की पावर 0x। अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है तो क्या होते हैं? cos c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हम d की वैल्यू a रखेंगे वो 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 इसका क्या है? एक रूट है। और अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 e की पावर x। अब d की जगह 1 रखिए तो 3 माइनस 2 प्लस 4, तो आ जाएगा x e की पावर x बाई 5। ये आपका पी आई हुआ। सी एफ प्लस पी आई ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन y। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एफ प्लस पी आई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो रूट मिले, 3 और 3 दोनों इक्वल हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल वाला का फार्मूला क्या हो जाएगा? c1 e की पावर 3x प्लस x c2 e की पावर 3x। ये तो हो गया क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखकर ही पता चल रहा है कि 3 स्क्वायर रूट है और a की वैल्यू है 3। जैसे ही रखेंगे 0 आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करते हैं? आपको पता है, पहले क्या करेंगे? x का मल्टीप्लाई, फिर d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन।
जैसे ही आपने किया उसके बाद डी की वैल्यू ए रखेंगे, फिर से जीरो आएगा, ये टर्म जीरो बन रहा। जब जीरो बन रहा तो फिर से एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आपका इक्वेशन क्या बना, पी आई का एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x/2, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल पता चल गया, सी एफ पता चल गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इसमें इंटरेस्टिंग है थोड़ा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या बताए थे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x/2, वो यहां पर पुट करेंगे आप। हाइपरबोलिक 2x है तो यहां पर 2x हो जाएगा, तो इस राइट साइड को लिखते हैं ई की पावर x, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो क्या आया, ई की पावर 3x प्लस ई की पावर -x/2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां की बजाय इससे निकालेंगे। ठीक, हमने उसको क्या कर लिया, शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी क्या, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 प्लस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 और m प्लस 2। तो m की वैल्यू 2 मिली, एक 3 और एक -2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना, e की पावर c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 3x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनते ही आप क्या करेंगे, पी आई निकालेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6। तो पी आई निकालिए, वन बाई टू ई की पावर 3x डी स्क्वायर माइनस डी, ए की वैल्यू 3 रखेंगे यहां पर तो 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 इसका एक रूट है और 3 रूट है। जब 0 बन रहा तो क्या करेंगे, पहले एक बार इसको x का मल्टीप्लाई करके एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 2d माइनस 1। यहां पर तो डायरेक्ट d की वैल्यू -1 रखिए क्योंकि यहां पर 0 नहीं बन रहा है। अब a की वैल्यू 3x रखिए, तो 3 दूना 6, 6 माइनस 1 5 प्लस e की पावर -x 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 6 -4। ये आपका पी आई है, ये पी आई है, सी एफ ये है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा सी एफ प्लस पी आई। ये फार्मूला पी आई का तभी लगाना है जब आपको एक्सपोनेंशियल टर्म मिले। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं मिलता तो हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट, डी माइनस 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो m के 3 रूट मिलेंगे और तीनों इक्वल होंगे, तो इक्वल का फार्मूला लगा दीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, e की पावर x c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, यही बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल देख लेते हैं, 16 e की पावर 3x डिवाइडेड बाई d माइनस 1 की पावर 3। d की वैल्यू, वो a की वैल्यू क्या है 3, यहां पर रख दीजिए। तो 16 e की पावर 3x 3 माइनस 1 का क्यूब, 3 माइनस 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 और 16 कितना हो गया 2 e की पावर 3x, ये हो गया पी आई। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत अगर है
तो फिर आप पूछते रहिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हमने केस फर्स्ट देखा आज, वो था एक्सपोनेंशियल टर्म का। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे जब साइनोसॉइडल या कोसाइन फंक्शन हो, साइन और कोस का, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। और बार बार रिक्वेस्ट समझिए, गुजारिश समझिए, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि आराम से खूब प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला को खूब लिख करके याद कीजिए, और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।